टीएलएम ट्रिक विथ अनु सर के इस चैनल पे आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो साथियों, वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना दी थी कि बहुत जल्द ही मेरे चैनल पर हिंदी और बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों का वीडियो उपलब्ध होगा। तो आज मैं हिंदी का व्याकरण इसी से शुरुआत करता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे सभी वीडियो को देखते हैं और हिंदी का जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, अगर आप सभी वीडियो को देखते हैं तो मैं यह दावा करता हूं कि किसी भी एग्जाम में, सिर्फ आकलन परीक्षा की बात नहीं कर रहा है, या झारखंड टेट हो या सी टेट हो, किसी भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए बिना समय गवाए अब मैं हिंदी का शुरुआत बिल्कुल शुरू से करता हूं, जिसका नाम है शब्द। देखिए, शब्द लिखा हुआ है। शब्द के प्रमुख दो रूप होते हैं। पहले समझते हैं शब्द किसे कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से जो बने होते हैं स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह होता है। वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को ही हम शब्द कहते हैं, जो सार्थक होते हैं। अब उसी शब्दों का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, हम उसको समझते हैं बिल्कुल ही जो है कि एक ग्राफ के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल ही कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, हमने लिखा है शब्द। शब्द के प्रमुख दो रूप होते हैं। अब शब्द के जो दो रूप होते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए, हम जो है कि सारा फिगर आपके सामने रखते हैं, बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। ये हो गया मेरा शब्द। शब्द के दो रूप कौन है? एक है अर्थ के आधार पर और एक है रचना के आधार पर। ये शब्द के दो रूप हो गए। एक हो गया अर्थ के आधार पर और एक हो गया रचना के आधार पर। यानी शब्द के दो रूप, एक अर्थ के आधार पर शब्द, एक रचना के आधार पर शब्द। अब देखिए, अर्थ के आधार पर जो शब्द होता है उसके भी दो रूप होते हैं। वो कौन सा होता है? पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। ये शब्द के जो पहला भाग है अर्थ के आधार पर, उसके भी दो भाग हैं। पहला है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसे आप अवश्य सुने होंगे और आज समझेंगे भी। इसके बाद ये शब्द का एक भाग का जो उपभाग हो गया, ये हो गया। अब शब्द का जो दूसरा भाग है उसका उपभाग देखते हैं। शब्द का जो दूसरा भाग है, रचना के आधार पर शब्द का विभेद किया गया है। तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं? तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द और दूसरा होता है योग रूढ़ शब्द और तीसरा होता है यौगिक शब्द। तो आइए हम इन तीनों रचना के आधार पर जो तीनों शब्द हैं और अर्थ के आधार पर जो दो शब्द हैं, इसका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, ताकि आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है इन शब्दों का, वह दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम शब्द के अर्थ के आधार पर जो दो भेद हैं, इससे इससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है सार्थक शब्द। तो हम देखते हैं कि सार्थक शब्द हम किसे कहेंगे। देखिए, सार्थक शब्द, इसका परिभाषा है कि सार्थक का अर्थ हुआ अर्थ सहित। सार्थक का मतलब हुआ अर्थ सहित, अर्थात जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, तो बोलने के बाद जब उसका कोई अच्छा सा अर्थ निकले, उसे ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। अगर हम कुछ ऐसा बोलें जो किसी को समझ में ना आए, उसका कोई मतलब ही ना हो, उस नाम के अर्थ का कोई मतलब ही ना हो, तो उसे हम सार्थक शब्द नहीं कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण हम देते हैं। इसका उदाहरण है राम, पुस्तक, मोहन इत्यादि। इन सभी चीज़ों से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। राम अगर हम कहते हैं, हर किसी को समझ में आ जाएगा कि ये किसी का नाम है। पुस्तक हर कोई जानता है, मोहन हर कोई जानता है। तो इस तरह जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं शब्दों को, उसे ही हम सार्थक शब्द कहते हैं, क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है। अब हम देखते हैं निरर्थक शब्द। मुझे उम्मीद है कि आप सार्थक शब्द समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं निरर्थक शब्द। दूसरा है निरर्थक शब्द। इसको ध्यान से देखिए। निर का अर्थ हुआ बिना, अर्थात जो शब्द बिना अर्थ के हों उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द का मतलब यही हुआ कि जो शब्द बिना अर्थ के हो, मतलब अगर हमारे मुंह से वह निकल जाता है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं हो, वही निरर्थक है। जैसे देखिए इसका उदाहरण, राम वाम। जैसे हम जब बोलते हैं तो बोलने के साथ हम
किसी का नाम लेते हैं उसके साथ एक और नाम निकल जाता है, जैसे राम बोलते हैं तो राम-वाम, या बाल्टी बोलते हैं कि मुझे बाल्टी चाहिए, तो अगर हम घर में अगर प्रयोग करते हैं शब्दों की, एक बाल्टी-साल्टी ला दो, बाल्टी-साल्टी हो जाता है, जैसे रोटी-वोटी ला दो, जग-सग ला दो। हम मार्केट जा रहे हैं, टमाटर-समाटर लेकर आएँगे। तो इस तरह जो सार्थक शब्द के बाद जो शब्द का प्रयोग होता है वही निरर्थक है। जैसे राम के बाद वाम, अगर हम किसी को वाम बोलते हैं या किसी मार्केट में जाकर वाम बोलते हैं, किसी व्यक्ति को वाम बोलते हैं, तो वह उस अर्थ को नहीं समझेगा। अगर बाल्टी की जगह हम साल्टी बोलते हैं, तो कोई भी इसे नहीं समझेगा। अगर जग की जगह हम उसको सग बोलते हैं, तो कोई नहीं समझेगा। और किसी सब्जी वाले के पास टमाटर ना माँगकर समाटर माँगते हैं, तो वह नहीं समझेगा। यानी कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो निरर्थक शब्द का मतलब वही हुआ कि जिसका कोई अर्थ ना हो, वही निरर्थक शब्द है। तो यह जो शब्द थे हमारे, वह अर्थ के आधार पर थे। मतलब अर्थ के आधार पर 2 भेद थे, एक सार्थक, एक निरर्थक। तो सार्थक और निरर्थक हमने समझाया। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों शब्द आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम रचना के आधार पर जो 3 शब्द हैं, उसको हम बताएँगे। ये सारे के सारे प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सार्थक शब्द की परिभाषा देकर उसका उदाहरण पूछा जाता है कि इसमें सार्थक शब्द कौन है? अब हम रचना के आधार पर जो 3 शब्द हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, उसको समझते हैं कि रूढ़ और योग रूढ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है और समझना बहुत आसान भी है। सिर्फ़ इसके परिभाषा पर आप ध्यान दें, बहुत ही आसानी से आप ये समझेंगे। रूढ़ शब्द हम किसे कहेंगे? देखिए, जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब जो परंपरा से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं और उनका विभाजन भी नहीं होता है। मतलब उसका हम संधि नहीं कर सकते, संधि-विच्छेद उसका नहीं कर सकते, उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसे ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए सूर्य, सूर्य इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो सु और य अलग-अलग हो जाता है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसको हम तोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। चंद्र है, तारा है, पुस्तक है, कलम है, अगर इसको हम तोड़ देते हैं, इनका विभाजन कर देते हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और इस वीडियो से आप फ़ायदा भी ज़रूर उठा रहे होंगे। अब इसके बाद रूढ़ शब्द के बाद है योग रूढ़ शब्द। देखिए, ये दोनों रूढ़ और योग रूढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर ध्यान से देखिए, इसे याद करिए और समझिए। योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर एक ऐसा शब्द बना दे, जिसका कोई तीसरा अर्थ हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए, ध्यान से समझिए। योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? हमने इससे पहले पढ़ा रूढ़ शब्द, अब ये बोल रहा है कि जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिल जाएँ और एक ऐसा शब्द बनाएँ, जिसका कोई तीसरा अर्थ हो, उसे योगरूढ़ शब्द कहेंगे। मतलब जब एक ऐसा चीज़ जब बनाएँ तो उसका वही अर्थ ना हो, उसका एक और अलग अर्थ हो। जैसे उदाहरण में है गजानन, अगर 2 रूढ़ शब्द आपस में मिल गए जैसे गज और आनन, तो हो गए गजानन। तो गजानन का भी एक अर्थ है। दशानन, 10 और आनन मिल गए, तो हो गए दशानन, लेकिन दशानन का भी एक अर्थ है। दशानन मतलब रावण। लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, उसे कहते हैं लंबोदर। मतलब लंबोदर का भी एक और अर्थ है। इसमें 2 रूढ़ शब्द भी मिले और 2 ऋण शब्द बनकर लंबोदर बने और लंबोदर का भी एक अर्थ है। उसी प्रकार 2 रूढ़ शब्द बनकर द दशानन, दस आनन, 2 रूढ़ शब्द बनकर एक तीसरा शब्द बनाए और इसका भी एक तीसरा अर्थ है। उसे ही हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। उसी प्रकार चक्रपाणि, पंकज इत्यादि। तो यह था योग रूढ़ शब्द। और अगर हम संक्षेप में कहें तो बहुब्रीहि समास के सभी शब्द योग रूढ़ शब्द हैं। बहुब्रीहि समास को उठाकर पढ़िए। आने वाले वीडियो में मैं सारे समास, संधि, अलंकार सारे चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। बहुब्रीहि समास, समास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं पढ़ाऊँगा। इस समास में आपको थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो मैं आपको इसका मैं एक संक्षिप्त उदाहरण देता हूँ कि बहुब्रीहि समास के सभी शब्द योग रूढ़ शब्द हैं।
ये सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। गजानन, दशानन, लंबोदर, चक्रपाणि, ये सभी पंकज है। पंकज का एक अलग अर्थ है, कमल का फूल। तो ये सारे चीज़ जो बोल रहा है कि जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर एक एक ऐसा शब्द बना दें, जिसका कोई तीसरा अर्थ हो। मतलब 2 रूढ़ शब्द मिलकर एक और शब्द बना दिए और इसका भी एक अलग अर्थ हो, उसे ही हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो अब आइए अब इसके बाद देखते हैं हम तीसरा यौगिक शब्द किसे कहेंगे। यह है यौगिक शब्द। साथियों मेरा वीडियो लंबा तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन मैं तब तक बोलता हूँ, तब तक समझाता हूँ कि जब तक मुझे खुद संतुष्टि न हो कि मेरा वीडियो देखने वाले जो भी शिक्षक हैं या छात्र-छात्राएँ हैं, वे न समझ जाएँ, मैं तब तक समझाता हूँ। इसलिए मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। प्लीज़ ये स्किप स्किप ना करें और सारे वीडियो को, सारे पार्ट को ध्यान से देखें। अब देखिए इसमें है यौगिक शब्द, जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ न दे। अब देखिए योग रूढ़ शब्द में क्या था? जब 2 रूढ़ शब्द आपस से मिलकर कोई तीसरा अर्थ दें, उसे हम योग रूढ़ कहते थे। अब यौगिक शब्द में है कि जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं दे, तो उसे हम नहीं दे तथा उसी शब्द से संबंधित अर्थ दे। मतलब जो तीसरा शब्द बना, उसका ही वह एक्चुअल अर्थ हो, तो उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। एक बार देखिए इसको पुनः, इसके परिभाषा को, कि जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ न दे तथा उसी शब्द से संबंधित अर्थ दे और अलग करने पर भी स्वतंत्र होकर वही अर्थ दे, तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। मतलब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिल गए और एक तीसरा शब्द बनाए, लेकिन उस तीसरा शब्द का कोई और अर्थ ना हो, बल्कि जो शब्द बना उसी का अर्थ हो। जैसे देखिए उदाहरण में पुस्तकालय, पुस्तक और आलय मिलकर बने पुस्तकालय, तो पुस्तकालय को पुस्तकालय ही कहते हैं, उसका कोई तीसरा अर्थ नहीं हुआ। जैसे उसमें 10 और आनन मिलकर दशानन हो गया था, दशानन का मतलब रावण हो गया था, वो एक अलग अर्थ निकल गया था, इसलिए वह योग रूढ़ था। लेकिन यहाँ पर पुस्तक और आलय मिलकर पुस्तकालय मिल रहे हैं, तो यह सिर्फ पुस्तकालय ही है। वाचनालय, वाचन और आलय मिलकर वाचनालय हो गए, तो इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकला, बल्कि इसी का एक्चुअल अर्थ है। कारागार और रसोई घर उसका भी उदाहरण है। तो इस तरह का उदाहरण अगर देकर पूछता है कि बताइए इसमें पुस्तकालय जो है किस प्रकार का शब्द है, योग रूढ़ है, यौगिक है या सार्थक शब्द है? तो इसका सीधा-सा परिभाषा आप याद रखेंगे कि पुस्तकालय एक ऐसा शब्द है जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं है, इसलिए यह यौगिक शब्द है। तो साथियों यह था हिंदी का मेरा प्रथम वीडियो, और प्रथम वीडियो का शुरुआत हमने बिल्कुल ही शुरू से किया है, जो कि शब्द से हुआ है, और सारे शब्दों को हमने आपके सामने क्लियर किया है। एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी 2 भाग थे, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, और रचना के आधार पर भी 3 भाग थे, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। उन सभी को परिभाषा और उदाहरण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। साथियों मेरे वीडियो को प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी शिक्षक बंधु या जो भी नए मेरे व्यूअर हैं, छात्र-छात्राएँ हैं, अगर वह मेरे वीडियो को देखते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। यही मेरा निवेदन रहता है। आप मेरे वीडियो को जितना सब्सक्राइब करेंगे, आपके लिए मैं उतना ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊँगा, मेरा हिम्मत बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, और मुझे काम करने के लिए सुविधा होगी कि हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, यानी कि मेरे चैनल को पसंद किया जा रहा है, तो काम करना बहुत ही मज़ा आता है काम करने में। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप लगातार देखते रहें। मेरे वीडियो पे अब बाल मनोविज्ञान और सामाजिक अध्ययन से संबंधित वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद लें। अपने एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठाएँ और सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।